स्केलर वेक्टर में डिफरेंस क्या हो गया? स्केलर वो क्वांटिटी जिसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने के लिए। वेक्टर को डायरेक्शन भी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए। तो वेक्टर का एग्जांपल कुछ क्या हो गया? वेक्टर का एग्जांपल कुछ बताइए। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी, फोर्स, ये सब वेक्टर है ना? हाँ। वेलोसिटी और फोर्स क्या है? वेक्टर। जैसे कि आपको अगर बोले हम कि कोई आपसे पूछे कि रेलवे स्टेशन किधर है, रेलवे स्टेशन मुझे जाना है, वो किधर है, तो आप मतलब रेलवे स्टेशन मुझे मुझे जाना है, मुझे किधर जाना चाहिए, तो आप उसको डायरेक्शन बताएंगे, राइट? सिर्फ ये नहीं बोलेंगे कि 5 किलोमीटर चले जाओ, तो वो 5 किलोमीटर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, उसको डायरेक्शन जरूरत है कि नहीं जानने की, हो गया। और अगर कोई आपसे टाइम पूछ रहा है कि कितना टाइम हो रहा है अभी, तो अभी आप तो वो बोलेंगे स्केलर हो गया। 11:30 हो गया, और उसके बाद डायरेक्शन उसमें ऐड करेंगे क्या? 11:30 टुवर्ड्स ईस्ट, ऐसा नहीं बोलेंगे ना? नहीं, तो स्केलर टाइम होगा। स्केलर हो गया। हाँ, वैसे ही मास स्केलर हो गया, क्योंकि मास, जब भी कोई मास पूछता है तो सिर्फ हम उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है और यूनिट बोलते हैं, उसके साथ डायरेक्शन नहीं असाइन करते हैं, राइट? जैसे हम बोलते हैं कुछ खरीदने गए मार्केट में, तो मान लेते हैं शुगर खरीदने गए, तो वो बोला कितना है, तो आप 2 kg, और उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं होता है कि टुवर्ड्स वेस्ट है कि ईस्ट है, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी मास भी स्केलर हो गया। फोर्स के बारे में क्या ख्याल है? फोर्स क्या होना चाहिए? वेक्टर होगा फोर्स, राइट? क्योंकि फोर्स मुझे अप्लाई करना है, 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना है। अगर मुझे अप्लाई अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, तो मैं 10 न्यूटन ऐसे अप साइड में थ्रो कर सकता हूँ, डाउन साइड में फोर्स लगा सकता हूँ, ऐसे इसको वॉल के में प्रेस करने के लिए लगा सकता हूँ, राइट? या इसको बोर्ड को पुल करने के लिए लगा सकता हूँ। तो उसका डायरेक्शन बताना पड़ेगा। अगर मुझे किसी ने बताया कि आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, तो मैं उससे पूछूंगा कि 10 न्यूटन का फोर्स किधर लगाना है मुझे, राइट? मतलब वेस्ट में लगाना है, ईस्ट में, लिफ्ट करना है, ड्रॉ करना है, किसी चीज को बाहर खींचना है, पुल करना है कि पुश करना है, ऐसे डायरेक्शन चाहिए मुझे। ओके, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी हो गया। अब ये फोर्स जैसे कहीं पे लिखा जाता है कि 10 न्यूटन का फोर्स है, 10 न्यूटन, तो ये कितना फोर्स होता होगा? 10 न्यूटन फोर्स या 20 न्यूटन फोर्स? जैसे आप मास का कंपैरिजन कर लेते हैं, मास के बारे में आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं कि 1 kg कितना होता होगा। जैसे आप मार्केट में गए कुछ खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए भेजे आपके घर वाले, आप गए खरीदने के लिए, तो वो मान लेते हैं आपको 100 ग्राम देकर बोला कि लीजिए एक 1 kg हो गया, तो आप लेकर आ जाएंगे कि आपको पेकर बोला कि 1 kg है ये, तो आप उससे झगड़ा करेंगे ना कि 1 kg नहीं है, ये कम लग रहा है मुझे। 20 न्यूटन फोर्स लगाना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कितना होता होगा, ये कैसे एक्सपीरियंस करेंगे इसको? तो देखिए, 2 kg का जो वेट होता है ना, 2 kg का, 2 kg, 2 kg का जो मेजर करने के लिए जो मास बनाया जाता है, 2 kg, जो दुकान वाले के पास होता है ऐसा, उसको हाथ में पकड़िए आप 2 kg को, तो 2 kg को हाथ में ऐसे होल्ड करने के लिए आपको कितना न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा पता है? इस 2 kg को मैं हाथ में ऐसे पकड़ रहा हूँ, ऐसे हाथ में होल्ड करके रखा हूँ, तो ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगाएगा? ये 2 kg पता है आपको कितना दो लगाएगा? टू केजी के और जी कितना न्यूटन का फोर्स लगाएगा, ये बताइए? ये 2 kg को मैं ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ा हूँ ऐसे, तो ये मेरे हाथ पे कितना फोर्स लगा रहा होगा? कितना न्यूटन? 20 kg। 20 न्यूटन कितना लगा रहा 20 होगा? न्यूटन, 20 20 न्यूटन। न्यूटन। हाँ, क्योंकि इसको अर्थ जो है ना, अर्थ इधर अपनी तरफ पुल कर रहा होगा। कितने फोर्स से अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करती है? mg फोर्स से। तो अगर मैं इस यहाँ पे अपने हैंड को ऐसे ले आऊं, मैं अपने हाथ को यहाँ पे रख दूं, तो ये मेरे ऊपर mg फोर्स लगाएगा, यानी 2 × 10, यानी 20 न्यूटन का फोर्स ये लगाएगा मेरे हाथ के ऊपर, 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगा। समझ में आ गया? वैसे ही न्यूटन, 20 न्यूटन कितना होता है ये पता चल गया कि नहीं अब आपको? कि 20 न्यूटन कितना फोर्स? हो रहा है हमको। ये 2 kg के ऑब्जेक्ट को ऐसे होल्ड करने के लिए हाथ में जितना जोर पड़ेगा हाथ पे, उतने फोर्स को 20 न्यूटन फोर्स बोलते हैं, राइट? एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसके बाद इसमें टॉपिक है। पोजीशन वेक्टर हम लोग ऑलरेडी एक लेक्चर में कर चुके हैं। पोजीशन वेक्टर क्या क्या होता था? पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट लिख देते थे, x1 y1 ऐसे, और मैथ्स में इसी को क्या बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। और फिजिक्स में इसको ओ ए जब लिखेंगे, ओ ए वेक्टर, तो इसका नाम होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए को क्या लिखते हैं फिजिक्स में?
पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वेक्टर ऑफ ए, राइट। और मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट ऑफ ए बोलते हैं ना। कोऑर्डिनेट ये ऑफ ए ए का बोलते हैं। कोऑर्डिनेट है, ये ए का एक्स कोऑर्डिनेट ये x1 है और इसका y कोऑर्डिनेट y1 है। यानी ये जो ए पॉइंट है वो एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस पे है? x1 डिस्टेंस पे। और y में कितने हाइट पे है? ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला हाइट कितना है? y1 है। और इसी को फिजिक्स में पोजीशन वेक्टर बोल दिया जाता है। ओके। ओके। अब इसके बाद ये ओ ए तो हो गया पोजीशन वेक्टर। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे बी एक पॉइंट लिख दूं और इसका x2 y2 कोऑर्डिनेट अगर मैं लिख दूं यहाँ, तो ओ बी आप बताइए क्या लिखना चाहिए मुझे? ओ बी इज पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, है कि नहीं? ओ बी क्या हो जाएगा? पोजिशन वेक्टर ऑफ बी, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी। बी। अच्छा, इस ओ ए को क्या लिख सकते हैं? ओ ए को लिखते हैं हम लोग x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। मतलब जो x कोऑर्डिनेट है उसमें आई कैप लगा देना है और y कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा देना है। यहाँ आई कैप जे कैप क्या है? आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप इज अ यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की तरफ एक यूनिट वेक्टर को आई कैप लिखा जाता है और वाई एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर को जे कैप लिखते हैं। ये यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो आई कैप का मॉड लिखेंगे तो वो 1 आएगा। जे कैप का भी मॉड लिखेंगे तो क्या आएगा? 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या आता है? 1 आता है। ये सिर्फ डायरेक्शन के लिए यूज होता है। मतलब ये अगर मैं पूछूंगा आपसे कि x1 आई कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो x1 ही होगा। आई कैप सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए है कि ये टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है। वैसे ही y1 जे कैप का डायरेक्शन किधर है? y1 जे कैप y एक्सिस की तरफ है और इसका मैग्नीट्यूड y1 है। तो ओबी को क्या लिखेंगे हम? ओबी को क्या लिखा जाएगा? ओबी वेक्टर को क्या लिखेंगे? ओबी वेक्टर को लिखेंगे x2 आई कैप, मतलब x कोऑर्डिनेट आई कैप है और y2 जे कैप है। y कोऑर्डिनेट उसका y2 है कि नहीं? जे कैप मतलब y कोऑर्डिनेट। ओके। अब इसमें अगर कोई पर्सन ए से बी चलकर जाता है, देखिए ए और बी दोनों का मुझे पता है कि इन दोनों का कोऑर्डिनेट ऐसे हो गया। अब कोई पर्सन क्या करता है, एक ए से चलकर और बी पे जाना है उसको। ए मान लीजिए वो लोकेशन है जहाँ पे आपका घर है और बी कौन सा लोकेशन है? जहाँ पे आपका स्कूल है। तो आपको ए से बी ऐसे चलकर जाना है, ए से बी। तो यहाँ एरो देना पड़ता है, वेक्टर में ऐसे ऐसे एरो देना पड़ता है ना। ओ बी अलग वेक्टर है और बी ओ अलग डिफरेंट वेक्टर है, दोनों सेम नहीं है ना। ओ बी वेक्टर ये है और बी ओ इधर है वेक्टर। तो मुझे ए बी वेक्टर निकालना है, ए बी, ए से लेकर बी। हाँ। तो अगर मुझे पूछेगा ए बी वेक्टर क्या होगा, अगर ओ ए वेक्टर गिवन है, ओ बी वेक्टर भी गिवन है, x2 आई कैप y2 जे कैप, तो ए बी वेक्टर क्या होगा? तो इसके लिए ट्रायंगल लॉ यूज करेंगे हम लोग। ट्रायंगल लॉ क्या होता है? ये ट्रायंगल लॉ देखिए, ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन में है कि इफ टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ लिख ले क्या है यहाँ हम लोग? टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल लॉ क्या है वेक्टर एडिशन का? इफ टू टू कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, consecutive sides of a triangle represents two vectors, then थर्ड साइड, देखिए दो साइड क्या हो गया? टू कंसेक्यूटिव साइड क्या रिप्रेजेंट कर दिया? दो वेक्टर को रिप्रेजेंट किया। देन थर्ड साइड जो एक रिमेनिंग साइड बच जाएगा, थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा? रिजल्टेंट। थर्ड साइड विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। कैसे? टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। ये टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का क्या मतलब है? ये लिखा हुआ है बुक में, आप आराम से लिख सकते हैं। टेकन इन अपोजिट ऑर्डर का मीनिंग बता रहे हैं। देखिए जैसे एक कोई भी मैंने ट्रायंगल बना दिया, तो इसमें अगर टू कंसेक्यूटिव साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो साइड का नेमिंग मैं कर दे रहा हूँ यहाँ ए बी सी। तो एक साइड मैंने ए बी लिया, एरो ऐसे देना जरूरी है ना,
ऐसे एरो हेड देना जरूरी है, यहाँ मैं दे देता हूँ, चलिए ऐसे दे दिया। मतलब इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, बी ए नहीं बोलेंगे, ए बी। तो अगर एक साइड ए बी है और दूसरा साइड बी सी है, ऑर्डर में लेना है, मतलब ए बी इधर से लिए तो ये कैसे जा रहा था, ऐसे सेंस था इसका जाने का, एंटी क्लॉकवाइज। तो दूसरा भी एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। मतलब ए बी लेने के बाद ए सी नहीं ले सकते हैं आप। ए बी लिए तो उधर ही की तरफ से लेना है दूसरा वेक्टर ऐसे ना। ए बी लेकर तो उसको एडजेसेंट बोल देंगे। अगर एक वेक्टर ए बी लेंगे और एक ए सी, तो ए बी और ए सी एडजेसेंट है, कंसेक्यूटिव नहीं है। ए बी और ए सी को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। ओके, जैसे ये देखिए मैंने ट्रायंगल अभी बनाया है, इस ट्रायंगल में ए बी, ये बी पॉइंट है मान लीजिए, तो ए बी एंड बी सी क्या है बताइए, कंसेक्यूटिव साइड है कि एडजेसेंट साइड है। ए बी और बी सी क्या है, कंसेक्यूटिव साइड है। ए बी और बी सी को क्या बोलेंगे, कंसेक्यूटिव। ए बी के बाद उसी उसी के आगे से बी सी शुरू हो गया। लेकिन अगर ए बी एंड ए सी अगर बात करें, ए बी और ए सी, तो इसको एडजेसेंट साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एडजेसेंट साइड। ओके, समझ में आया ना डिफरेंस। अच्छा इस बार ये बताइएगा, सी ए और सी बी क्या है, एडजेसेंट है कि कंसेक्यूटिव है, सी ए और सी बी, सी ए एंड सी बी, ये दोनों कंसेक्यूटिव साइड्स है कि एडजेसेंट साइड है। तो क्या नाम हो जाएगा, एडजेसेंट वेक्टर नाम होगा इसका। अगर कंसेक्यूटिव वेक्टर बोलना है तो सी ए का कंसेक्यूटिव कौन होगा, सी से ए अगर हुआ तो अगला ए से स्टार्ट होना चाहिए। अगर एक वेक्टर सी ए है तो अगला वेक्टर ए से ही स्टार्ट होना चाहिए, यानी ए बी। अगर ऐसा दो वेक्टर है, ये दोनों पॉइंट देखिए सेम है दोनों में, तब इसको बोलेंगे कंसेक्यूटिव वेक्टर। वैसे ही अच्छा अब बताइए मुझे, बीसी का कंसेक्यूटिव कौन होगा। तो बीसी वेक्टर अगर हुआ तो अगला सी से शुरू होना चाहिए, तो सी यहाँ पे हो जाएगा पहले। तो बीसी, तो सी पहले हो गया तो अगला ए आएगा। क्योंकि बीसी कर दिए तो फिर सी बी करेंगे तो वो तो उसका निगेटिव वेक्टर हो जाएगा। बीसी का सी बी क्या है, निगेटिव वेक्टर। तो बीसी किए तो इसका कंसेक्यूटिव वेक्टर कौन सा है, सी ए, सी ए वेक्टर। तो ये दोनों हो गया कंसेक्यूटिव वेक्टर, कंसेक्यूटिव वेक्टर्स ये दोनों है, राइट। अब समझ गए। तो मुझे ट्रायंगल रूल में क्या सीखना है, इफ two consecutive sides of a triangle represent two vectors, then third side represent their resultant taken in opposite order। तो टू कंसेक्यूटिव साइड देखिए इस ट्रायंगल में, कंसेक्यूटिव साइड में एक ले रहा हूँ ए बी और दूसरा ले रहा हूँ मैं बी सी, ये पॉइंट सी है। तो अगर ये ए बी है तो ये क्या है, बी सी है। तो ये दोनों कंसेक्यूटिव है ना देखिए। तो रिजल्टेंट इनका क्या होगा, इनका रिजल्टेंट होगा ये थर्ड साइड। तो यानी ए बी प्लस बी सी आप करेंगे ना, ए बी प्लस बी सी, तो क्या आने वाला है वो, ये थर्ड साइड आएगा। लेकिन थर्ड साइड में सी ए नहीं लिखना है, क्योंकि ये देखिए ऐसे सेंस में चल रहा था, इधर जा रहा था फिर इधर जा रहा था, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में चल रहा था। तो रिजल्टेंट उसी सेंस में नहीं होगा, उसका उल्टा होगा, मतलब ये क्लॉकवाइज सेंस में जाने की कोशिश करेगा। तो रिजल्टेंट उसका ए सी होगा, ए सी। क्लियर हो गया ये। तो रिजल्टेंट ए सी। अब और मैं ट्रायंगल यहाँ बना रहा हूँ और आपको बताना है कि रिजल्टेंट क्या होगा। मैं दो साइड दूंगा आपको, कंसेक्यूटिव साइड्स, और आपको रिजल्टेंट बताना है क्या होगा। आ रही है ना आवाज। देखिए मैं अगर इसको लिख दूं पी क्यू और इसको आर, मैंने लिखा पी क्यू और आर। तो अगर ऐसा दिया हुआ पी क्यू और आर क्यू, पी आर और आर क्यू ऐड करना है, पी आर में ऐड करना है मुझे, पी आर वेक्टर में आर क्यू वेक्टर ऐड करना है, आर क्यू। तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शन है, पी क्यू होगा कि क्यू पी होगा। सोचकर बताइए मुझे। ये पी आर में आर क्यू ऐड करना है, तो रिजल्टेंट क्या उसी सेंस में हो जाएगा क्या, नहीं, रिजल्टेंट उल्टा होता है। मतलब कैसे रिजल्टेंट होता है, ये चल रहा था ऐसे इस सेंस में, तो रिजल्टेंट भी इसको फॉलो नहीं करेगा, रिजल्टेंट उल्टे सेंस में ऐसे जाएगा, यानी ये रिजल्टेंट होगा, पी क्यू रिजल्टेंट होगा इसका, पी क्यू। ये हो गई बात इसकी।
या एक और मेथड है जानने का कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, मुझे इसका इसका रिजल्टेंट लिखना है, तो क्या होगा, तो फर्स्ट वेक्टर के टेल से स्टार्ट होगा और सेकेंड वेक्टर के हेड की तरफ जाएगा, मतलब ऐसे जाएगा एरो। ये टेल था ना, ये फर्स्ट वेक्टर का था ना पी आर, देखिए पी आर वेक्टर का पी यहाँ पे है और ये कहाँ तक चलकर जा रहा है, तो क्यू आर वेक्टर के क्यू तक, यानी पी से लेकर क्यू तक आपको ज्वाइन कर देना है बस, फर्स्ट पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक ज्वाइन कर देना है। और बताइएगा इसमें इस बार, जैसे अब तो डायग्राम में नहीं दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट रहेगा ए बी प्लस बी सी अगर वेक्टर है, ए बी प्लस बी सी, मैंने यहीं से क्यों शुरू किया है, क्योंकि मुझे कंसेक्यूटिव लेना था, तो ये जिस पॉइंट पे एंड हुआ पहला वेक्टर, दूसरा वहीं से स्टार्ट होगा, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा ना वो ए से लेकर सी तक होगा, यहाँ से यहाँ तक ए सी वेक्टर होगा रिजल्टेंट। और यहाँ पे बताइएगा पी पी आर प्लस आर क्यू मैंने लिख दिया, पी आर लिखा फिर आर क्यू लिखा, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा बताइए, ये फर्स्ट से लास्ट तक हो जाएगा, पी से लेकर क्यू तक, पी क्यू रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट, ये ओ ए और ओ बी क्या है, पोजीशन वेक्टर है, लेकिन ए बी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। मतलब समझिए ए पॉइंट पे आपका घर है और आपको घर से चलकर आपके स्कूल जाना है, स्कूल पे जाना है आपको घर से चलकर ऐसे, तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हाउ यू कैन फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन दिस सिचुएशन, डिस्प्लेसमेंट ए बी है यहाँ पे ना, ए बी डिस्प्लेसमेंट है, देखिए ए बी ये मेरा अननोन है, ए बी मुझे फाइंड करना है। तो कौन कौन से साइड इनमें इन्वॉल्व है, देखिए ओ ए है, ओ बी है और ए बी है, तीन साइड है, देखिए ओ ए, एक ओ ए है और एक ओ बी दिया हुआ रहेगा और ए बी फाइंड करना रहेगा। तो इन तीनों का क्या कॉम्बिनेशन हम लिख सकते हैं, देखिए इन तीनों से ट्रायंगल रूल के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, तो ओ ए और ए बी को अगर मैं ऐड करूं तो वो ओ बी आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कंसेक्यूटिव हैं लगातार, देखिए एक साइड ये तो दूसरा साइड ए, तो मैं अगर लिखूं ओ ए प्लस ए बी, दो कंसेक्यूटिव साइड, तो ये जो क्लोजिंग साइड है इधर से, क्लोजिंग साइड जो है ये रिजल्टेंट रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उसी सेंस में नहीं करेगा, जैसे ओ ए और ए बी है तो रिजल्टेंट बी ओ नहीं होगा, उसी सेंस में नहीं, ओ ए और ए बी है तो रिजल्टेंट इधर से वहां जाएगा, ओ बी होगा, इसका रिजल्टेंट होगा ओ बी। लेकिन मुझे क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड करने के लिए, मुझे तो ए बी फाइंड करना है, ए बी, तो बाद में मैं इस ए बी को फाइंड करने के लिए इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, इधर ऐड किया हुआ है, तो ओ बी माइनस ओ ए, यही मेरा आंसर हो गया, ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। अब देखिए ओ बी दिया हुआ है यहाँ और ओ ए भी गिवन है, दोनों तो गिवन है, तो ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ बी वेक्टर, तो ओ बी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप माइनस, ओ बी वेक्टर हो गया, माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ ए क्या है, एक्स वन आई कैप माइनस वाई वन जे कैप, तो ए बी वेक्टर मुझे मिल गया। अब आई कैप कॉमन अगर ले लें हम तो क्या आ जाएगा, एक्स टू और एक्स वन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, और प्लस अगर वाई टू माइनस वाई वन, ये वाई टू है ये वाई वन है, तो वाई टू माइनस वाई वन कॉमन लें तो क्या आ जाएगा बताइए, जे कैप, जे कैप अगर कॉमन लें तो वाई टू माइनस वाई वन आएगा जे कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, एक्स टू आई कैप, एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप और वाई टू माइनस वाई वन जे कैप। ये क्या आ गया आपका आंसर बताइए मुझे, क्या आया, ये पोजीशन वेक्टर आया। लेकिन अगर पोजीशन वेक्टर नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर तो ओ ए था, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में क्या इसका पोजीशन था। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछेगा कि कितना मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड मतलब ये लेंथ होता है ना, कि ये एरो का लेंथ कितना है उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इस एरो का लेंथ कितना होगा, तो वो कैसे निकालते हैं, कोइफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, स्क्वायर रूट में आई का कोइफिशिएंट क्या है, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर, जे का कोइफिशिएंट क्या है, वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये एक्स टू एक्स वन वाई वन वाई टू
ये सब दिया रहेगा, ये सब वैल्यू, और आपको पुट करके और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना रहेगा। तो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं ये डिस्प्लेसमेंट। आइए एक न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं इस पे बेस्ड, जिसमें हम कुछ डेटा लेंगे और आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब इस पे बेस्ड कैसा न्यूमेरिकल आएगा सर, ये देखिए कैसा आएगा न्यूमेरिकल इस पे बेस्ड। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिया रहेगा, यहाँ बोलेगा ये तो ओरिजिन है 0 0, इधर एक्स एक्सिस और इधर वाई एक्सिस है। अब यहाँ पे इसका कुछ एक्स है 2,4, एक्स कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट का नाम मैंने दे दिया पी, और इधर कोई क्यू पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं, ये वाला क्यू पॉइंट है, और इसका इस बार एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और वाई कोऑर्डिनेट है 2, ऐसे, या वाई कोऑर्डिनेट 1, चलिए ले लेते हैं वाई कोऑर्डिनेट 1। तो ये पी पॉइंट को ज्वाइन कर लीजिए ऐसे। तो ये ओपी को क्या बोलेंगे, देखिए मैंने एरो उधर की तरफ दिया है इसलिए ओपी मैं बोल रहा हूँ, ऐसे एरो देता तो पीओ बोलता। तो ओपी को क्या लिखा जाएगा एक बार बताइए मुझे जल्दी। ओपी, ओपी को क्या लिखना चाहिए मुझे, ओपी इक्वल टू, तो एक्स कोऑर्डिनेट में आई कैप लगा देंगे तो 2 i कैप प्लस वाई कोऑर्डिनेट में जे कैप लगा देंगे 4 j कैप, 2 i कैप प्लस 4 j कैप। ये ओपी वेक्टर हो गया, ओपी वेक्टर। वैसे ही ओ से क्यू ज्वाइन कर देंगे ऐसे, तो ये ओ क्यू, ओ क्यू वेक्टर को क्या लिखा जाएगा, ओ क्यू वेक्टर को, ओ क्यू वेक्टर इक्वल टू 4 i कैप प्लस 1 j कैप, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 j कैप, ये 1 j कैप है। तो ओपी का क्या नाम है, ओपी का नाम है पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी। वैसे ही ओ क्यू वेक्टर जो लिखा हूं मैं यहाँ ओ क्यू, उसमें ये ओ क्यू को क्या पढ़ेंगे हम लोग, इसको पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू, ये पढ़ेंगे पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू। अब इसके बाद क्या हुआ कि आपको बोला गया कि यहाँ पी से क्यू चलकर जाना है, पी से क्यू जाना है ऐसे, पी से क्यू, क्यू से पी नहीं जाना है, क्यू से पी जाएंगे तो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। पी से क्यू पहले जाना चाहते हैं, यानी ऐसे एरो पी से क्यू की तरफ ऐसे चलकर जाना है आपको। ये देखिए आपका मैं बना दे रहा हूँ, ये है आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे पी से चलकर क्यू जा रहे हैं। तो पी से पी मान लीजिए घर है आपका, क्यू स्कूल है, घर से स्कूल चले गए, तो कितना टाइम लगा, कितना टाइम नहीं लगा, पहले डिस्प्लेसमेंट बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पी से क्यू गए तो डिस्प्लेसमेंट कैसे सर, पी क्यू डिस्प्लेसमेंट होगा और क्या, इसमें क्या बात है, पी क्यू तो होगा, लेकिन ये पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, मुझे पी क्यू ही फाइंड करना है, ये पी क्यू वेक्टर कैसे फाइंड होगा, कैसे फाइंड कर पाएंगे, वही ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल रूल यूज करेंगे, राइट। ट्रायंगल रूल जल्दी से बता दीजिए क्या था ट्रायंगल रूल। ट्रायंगल रूल में 2 कंसेक्यूटिव साइड्स को ऐड करना है मुझे, 2 कंसेक्यूटिव साइड्स को, इसमें कौन कौन सा साइड कंसेक्यूटिव लेंगे, कौन कौन से साइड को कंसेक्यूटिव ले सकते हैं। देखिए ये एरो को पहचान जाएंगे आप, एरो से पहचान जाएंगे। अगर मान लीजिए किसी ने लिख दिया ओ क्यू, तो वो फिर क्यूपी नहीं लिख पाएगा क्योंकि एरो इधर दिया हुआ है ना। तो 2 कंसेक्यूटिव साइड में मुझे ओपी और पी क्यू को ले लेना चाहिए क्या, 2 कंसेक्यूटिव साइड, ओपी इधर से इधर गया, ये भी इधर से इधर देखिए जा रहा है, राइट। तो क्या लिखूंगा मैं, ओपी प्लस पी क्यू, ऐसे भी देखिए जहां से ये खत्म हुआ पी, वहीं से ये शुरू होना चाहिए, जहां ये खत्म हुआ वहीं ये शुरू हो जाना चाहिए कि नहीं। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, देखिए रिजल्ट आता है फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ऐसा आता है ना, पहले भी देखे थे हम, देखिए कंसेक्यूटिव साइड मतलब क्या करना होता है, कंसेक्यूटिव साइड ओपी मतलब ये फर्स्ट वेक्टर जहां खत्म हो रहा है वहीं से सेकंड शुरू हो जाना चाहिए, सेकंड वेक्टर, तो सेकंड वेक्टर वहीं से पी से ही शुरू हो गया। अब इसका रिजल्टेंट क्या आता है, फर्स्ट से लेके लास्ट तक आता है, ओ क्यू आता है, ओ क्यू। देखिए यहाँ पे ओपी और पी क्यू ऐड करेंगे तो ओ क्यू ही तो आएगा, क्योंकि ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम सेंस में था, तो ये अपोजिट सेंस में होगा, ऐसे आगे की तरफ होगा अपोजिट सेंस में, राइट। तो ये हो गया, लेकिन मुझे क्वेश्चन में तो पी क्यू फाइंड करना है, तो पी क्यू इक्वल टू क्या मैं लिखूंगा, पी क्यू वेक्टर इक्वल टू ओ क्यू वेक्टर, और इसमें ये उधर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा जाकर ओपी वेक्टर, राइट। अब ओ क्यू वेक्टर देखिए गिवन है, ओ क्यू वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट क्यू विच इज 4 i कैप प्लस j कैप।
4i कैप प्लस जे कैप, फिर माइनस, ये माइनस फॉर्मूला वाला माइनस है, और ओपी वेक्टर, ओपी को मैं लिखूंगा 2i कैप प्लस 4j कैप, ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 4j कैप, ऐसे हो गया। तो इन दोनों का अब सब्ट्रैक्शन करना है कैसे, तो माइनस को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 4i कैप आया प्लस जे कैप, और माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप, यही तो आया पी क्यू वेक्टर। इसको ऐसे कर लेते हैं, पी क्यू वेक्टर कितना आ गया। अब पी क्यू वेक्टर कैसे, आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट, जे को जे के साथ, तो 4i में 2i चला गया, ये आई और जे में नहीं होगा एडिशन, आई और आई में होगा ना, सेम डायरेक्शन वाला। तो 4i और 2i सब्ट्रैक्ट होके 2i आया, और प्लस जे और माइनस 4, यानी माइनस 3j कैप आएगा। प्लस जे कैप था और माइनस में क्या था, 4j कैप था, तो ये जे कैप से माइनस 4j कैप माइनस 3j कैप आ गया। तो ये वेक्टर मेरा हो गया, यही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, पी क्यू वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 2i कैप माइनस 3j कैप। अब पूछता कि इसका लेंथ बताइए कितना है, यहाँ से यहाँ का मैग्नीट्यूड कितना है इस वेक्टर का, यानी ये रेड वाले लाइन का लेंथ कितना है, तो वो लेंथ मिलेगा पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने से। और दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकेंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन देम। तो फर्स्ट वेक्टर कौन सा है मेरा, 2i कैप है, आई कैप तो इंडिकेट कर रहा है एक्स की तरफ है, यानी 2 स्क्वायर, प्लस सेकेंड वेक्टर है -3, तो -3 का स्क्वायर, और प्लस 2a भी cos थीटा लिखना होता है ना रिजल्टेंट के लिए, तो 2a हो गया 2 और b 3, और cos जब मैं लिखूंगा ना, तो ये आई कैप और ये माइनस जे कैप है, आई कैप माइनस जे कैप में कितना एंगल होता है, आई कैप मतलब एक्स एक्सिस, और माइनस जे कैप मतलब वाई डैश एक्सिस, क्या ये दोनों 90 पे है, देखिए 90 पे दिख रहा है ना ये दोनों, आई कैप उधर है एक्स की तरफ, और ये नीचे की तरफ क्या है माइनस जे कैप, तो दोनों 90 पे है ना आपस में, तो cos 90, ये cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 1 होता है कि जीरो, cos 90 का वैल्यू 1 होता है कि जीरो होता है, जीरो होता है, sin 90 1 होता है, cos 90 तो जीरो होता है, तो इसको जीरो लिखते ही ये पूरे टर्म को जीरो कर देगा ये, क्योंकि सब मल्टीप्लाई किए हुए हैं सारे टर्म। तो पी क्यू वेक्टर का मॉड आ जाएगा 2 स्क्वायर 4 3 स्क्वायर 9 √13, आंसर क्या हो गया इसका, √13 डिस्प्लेसमेंट हुआ आपका, ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, √13। आया क्या समझ में, एक बार लिख लीजिए, और जो डाउट आ रहा है पूछिए इसमें। √13 आंसर आया। समझ में आया कि नहीं, कुछ डाउट है तो बताइए। हेलो, आया क्या समझ में, पूरी तरह से आ गया क्या समझ में कि नहीं आया, बताइए। आया ना, आ गया क्या, बताइए आगे करें, आगे स्टार्ट कर दें क्या इसके आगे। तो ये √13 आया आंसर इसका। अगर सेम क्वेश्चन में देखिए, इसी क्वेश्चन में मैं चेंज कर देता थोड़ा, ओपी ओक्यू यही है, लेकिन पीक्यू ने इस बार क्यूपी फाइंड करता, मैं क्या फाइंड करता बताइए, क्यूपी, तो मैग्नीट्यूड सेम आता, लेकिन ये वेक्टर अलग आ जाता, वेक्टर अलग आ जाता, क्योंकि पीक्यू लिखें या क्यूपी लिखें, उसमें तो ये रेड वाले का लेंथ तो वही आने वाला है,
मतलब आप घर से स्कूल जाएं या स्कूल से घर जाएं, डिस्प्लेसमेंट तो वही होने वाला है, तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। लेकिन पी क्यू जो है ना, वो क्यू पी का उल्टा आएगा, माइनस लगा कर आएगा। तो जैसे पी क्यू फैक्टर 2 i कैप माइनस 3 j कैप है। तो अगर इसी क्वेश्चन में कोई पूछता कि अब तुम इसमें पी क्यू ने क्यू पी बताओ, क्या बताओ मुझे, क्यू पी। तो क्यू पी क्या होता है, जो प्लस था उसमें माइनस लग जाता, और जो माइनस था उसमें प्लस लग जाता, और मैग्नीट्यूड निकालते तो सेम आता, -2 का स्क्वायर 4 और +3 का स्क्वायर 9, तो सेम आता √13। ओके, तो पी क्यू या क्यू पी, एक कोई भी एक निकाल देंगे और दूसरा अपने आप मिल जाएगा, उसमें माइनस लगाने से दूसरा आ जाएगा। तो समझ में आ गया ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कि नहीं आया, बताइए पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर समझ में आया कि नहीं। पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट, एक और न्यूमेरिकल चलिए कर लेते हैं, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एनसीईआरटी में कितने पेज नंबर में है ये, 66 में दिया हुआ है ये वाला वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, राइट। एक और चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। मान लेते हैं ओ ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ओ ए वेक्टर 5 i कैप +6 j कैप, ये दिया हुआ है। ये क्या है, ओ ए वेक्टर। और ओ बी वेक्टर दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर दिया हुआ है 8 i कैप +10 j कैप, ऐसे ओ बी वेक्टर दिया हुआ है, राइट। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, इसको देखकर आप ए बी वेक्टर ट्राई कीजिए तो निकालने की, ए बी वेक्टर क्या होना चाहिए। ओ ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर गिवन है, तो ए बी वेक्टर क्या होगा, एक बार ट्राई कीजिए आप, क्या लिखेंगे इसको बताइए, याद कीजिए कैसे लिखे थे हम लोग। जैसे कोई भी इसमें से लिख दीजिए, पहले मैं क्या लिख दूं आप बताइए, ओ ए, ओ बी, ए बी, जो मन सो आप लिख सकते हैं, किसी को लिख सकते हैं। मान लीजिए मुझे मन किया ये दोनों गिवन था, उसमें से मैंने ओ ए पहले लिख दिया, ओ ए। अब मैं जैसे ही ओ ए लिखा, तो ट्रायंगल लॉ से मुझे पता है कि सर आप ओ ए लिखे ना, तो अगले वेक्टर को ए से आप स्टार्ट कीजिए। तो अगले वेक्टर को मैं ए, तो फिक्स हो गया कि यहाँ ए ही लिखना है मुझे। अब ओ हो गया और ए हो गया, तो बच क्या गया है, बी बच गया है, तो यहाँ बी ही लिखना पड़ेगा मुझे, बी। तो ये दोनों ऐड होता है तो क्या आता है रिजल्ट उसका, ये फर्स्ट से एकदम लास्ट तक आएगा, ओ से लेकर बी तक आएगा, ओ बी आएगा, ओ बी, ये रिजल्टेंट आता है। अब मुझे इसमें ए बी फाइंड करने के लिए बोला है, ए बी, तो मैं ए बी को रहने दूंगा यहाँ पे ए बी, और इसको उधर भेज दूंगा, उधर चला जा तू, ये इधर चला जाएगा, ये ओ ए तो इधर आ जाएगा ना, ओ ए। अब तो आसान है, ओ बी वेक्टर देखिए दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर 8 i कैप +10 j कैप, 8 i कैप +10 j कैप, 8 i कैप +10 j कैप, फिर माइनस करना है इसमें मुझे, माइनस ओ ए वेक्टर कितना है, ओ ए वेक्टर 5 i कैप +6 j कैप, 5 i कैप +6 j कैप, तो ये 8 i कैप +10 j कैप, ये ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ना, तो माइनस यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, -5 i कैप, फिर माइनस प्लस, -6 j कैप। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है, तो आई वेक्टर का आई के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, और जे वेक्टर का जे के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन में होने से सेम डायरेक्शन में ऐड हो जाते हैं, अपोजिट में सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन 90 पे या किसी और एंगल पे हो तो मुझे वेक्टर रूल ऑफ एडिशन लगाकर प्रॉपर फॉर्मूला लगाना होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा। यहाँ तो ये भी आई है और ये भी आई है, तो एक प्लस आई में है, एक माइनस आई में है, तो 8 - 5 कितना हो जाएगा, 3 i कैप, और 10j प्लस में है और 6j माइनस में है, तो 10 - 6 प्लस आ जाएगा, 10 प्लस प्लस वाला ज्यादा है ना, 10, तो 4 j कैप हो गया ये। तो यही तो आंसर हो गया मेरा, ए बी वेक्टर कितना आ गया, 3 i कैप, 3 i कैप +4 j कैप। अब अगर पूछेगा कि इसका मैग्नीट्यूड भी आप बताइए मुझे कितना है, इस वेक्टर का कितना मैग्नीट्यूड है, तो ए बी वेक्टर का मॉड
मॉड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर कोएफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर लिख दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर लिख देंगे, और आगे 2ab cos थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2ab cos थीटा 0 होने वाला है, क्योंकि ये दो वेक्टर, एक आई है और एक जे है। तो आई मतलब एक्स एक्सिस और जे मतलब वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 90 डिग्री पे है आपस में। तो अगर आगे लिखेंगे भी 2ab cos 90, तो cos 90 0 हो जाएगा। तो इसलिए मैंने आगे नहीं लिखा इसके आगे। तो ये 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट करेंगे तो 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 9 प्लस 16 25, और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा 5, ए बी वेक्टर आ जाएगा 5। अगर ये लेंथ है तो 5 मीटर आएगा, अगर ये फोर्स रहता है ये सब तो 5 न्यूटन आता है। जो भी वेक्टर्स हैं वो सारे इस रूल से ऐड होते हैं, वेक्टर्स जो भी हैं वो सारे इस रूल से ऐड हो जाते हैं, सारे वेक्टर्स। क्लियर हो गया ये पोजीशन वेक्टर। अच्छा, अब इसका देखिए, मैं इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूँ और इस बार बी ए निकालूंगा मैं, राइट। बी ए देखिए इस बार निकालने की कोशिश करेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम यहीं पे, और इसको मैं क्लियर कर दिया ऐसे। अब इस बार इसी क्वेश्चन में मैं अगर आपसे बोलता कि बी ए निकाल कर दिखाइए, और वो ए बी का पक्का माइनस आना चाहिए, ए बी का अपोजिट आना चाहिए, तो मैं इसी क्वेश्चन में बोलता अगर आपको कि ए बी नहीं, अब बी ए निकालिए आप, बी ए। तो क्या करते हैं, बी ए फाइंड करने के लिए क्या लिखे इक्वेशन बताइए, ओ बी ओ ए में से कोई भी एक लिख दीजिए, कोई भी यहाँ पे एक लिख देंगे हम, या बी ए भी लिख सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए बी ए लिख दें क्या डायरेक्ट, देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ बी ए। तीनों में से जो ये दो गिवन होगा, एक अननोन होगा पोजीशन वेक्टर वाले में, तो किसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए बी ए। अगर मैं बी ए लिखा तो नेक्स्ट मुझे ए से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि कंजिक्यूटिव लेना है। तो ए से मैं स्टार्ट करूंगा, तो यहाँ मैं ए लिख दिया, ये तो क्या हो गया बी ए। और अगला मुझे क्या से स्टार्ट करना है, ए से। तो ए बी हो गया, तो कौन सा पॉइंट बच गया, तीन ही तो पॉइंट इसमें है, ओ ए बी, ओ ओ ए बी बी ए, कुल मिला के तीन डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट है, जिसमें बी और ए हो गया। और ए यहाँ पे मैंने लिखा, तो बी ए हो गया, तो अगला ओ बचेगा, तो ओ मैं यहाँ लिख दूंगा ओ। तो बी ए प्लस ए ओ इक्वल टू क्या होगा, तो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक इक्वल टू होता है बी से लेकर ओ तक, तो बी ओ हो गया इसके इक्वल टू ऐसे, राइट। अब मुझे क्या चाहिए, बी ए वेक्टर चाहिए। तो बी ए वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, बी ए वेक्टर को इसको उधर माइनस कर दूंगा ले जाकर, तो बी ओ तो ऑलरेडी था राइट साइड में, और ये इधर से जाकर माइनस हो गया ए ओ, ऐसे हो गया ना माइनस, राइट। अब देखिए क्वेश्चन में बी ओ नहीं दिया है, ओ बी दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ओ बी वेक्टर दिया हुआ है। तो ये जो बी ओ है ना, उसको ओ बी लिखने का मन करेगा ना, तो माइनस लिखेंगे ओ बी, माइनस लगा देंगे इसमें। क्यों माइनस लगाया बताइए, क्योंकि बीओ वेक्टर ओ बी का उल्टा है, ए बी इक्वल टू ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ बी ए वेक्टर। तो यहाँ बीओ था, तो मैं इसको ओ बी नहीं लिख सकता हूँ, बीओ और ओ बी इक्वल थोड़े है, बीओ ओ बी के इक्वल नहीं है, ओ बी तो उल्टा है, यानी कि ओ बी में माइनस लगाएंगे तब बीओ आएगा। वैसे ही ए ओ को क्या लिखेंगे हम, यहाँ तो ओ ए दिया है जबकि यहाँ ए ओ दिया है, तो मुझे इस, ये तो माइनस, ये वाला माइनस है, और एओ को ओ ए करना है ना, तो माइनस लगाकर ओ ए कर देंगे। समझ में आ गई बात। देखिए ये माइनस ये वाला है, और एओ को मैंने माइनस लगाकर ओ ए लिखा है, इसको उल्टा करेंगे ना, इसको इधर इसको इधर, तो माइनस लगाना पड़ेगा। तो अब ये क्या वेक्टर हो गया, माइनस ओ बी वेक्टर, माइनस माइनस प्लस ओ ए वेक्टर। बस अब एकदम सिंपल है, देखिए एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट टाइम में आंसर आ जाएगा। ओबी वेक्टर देखिए यहाँ दिया हुआ है 8 आई कैप प्लस 10 जे कैप, तो माइनस लगाकर मुझे लिखना है, तो माइनस 8 आई कैप माइनस 10 जे कैप, प्लस 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 लिख दिए। ओ ए वेक्टर क्या है, ओ ए वेक्टर है 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप, 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप। अब मैंने क्या बताया था आपको कि आई का आई के साथ ऐड करेंगे, जे को जे के साथ ऐड करेंगे, यही बताया तो था मैंने। आई को किसके साथ ऐड करना है, आई के साथ। तो क्या ये बनेगा, जल्दी से बता दीजिए क्या बनना चाहिए। ये माइनस 8 आई है ना, और यहाँ प्लस 5 आई है, तो माइनस वाला ज्यादा है, तो 8 में से 5 गया माइनस 3 आई कैप, और ये माइनस 10 है प्लस 6 है,
तो 10 में से 6 गया 4, तो ये -4j कैप। तो जैसा मैंने सोचा था वैसा ही आया, जैसा सोचा था वैसा ही आया। क्या देखिए, ए बी वेक्टर है 3i कैप 4j कैप, तो बी ए वेक्टर मेरा आ गया -3i कैप -4j कैप। जस्ट इसमें माइनस लगकर आया कि नहीं। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बोला जाएगा कि ये बी ए वेक्टर का मॉड निकालिए, क्या है देखिए, मैं इधर निकाल रहा हूँ, पक्का ए बी के इक्वल आएगा मॉड। बी ए वेक्टर का मॉड क्या होगा, तो मॉड कैसे निकालते हैं, मॉड कैसे निकालते हैं, रूट अंडर ऐसे करके कोएफिशिएंट ऑफ आई स्क्वायर, तो आई का कोएफिशिएंट -3 है, प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वायर, जे का कोएफिशिएंट -4 है, -4 का स्क्वायर हो गया। तो ये तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो भी 9 आएगा, 3 का स्क्वायर भी 9 आएगा, तो ये भी 9 आया, ये 16 आया, तो √25 आंसर आ गया 5। तो बी ए वेक्टर का भी मॉड 5 आया सर, बी ए वेक्टर का भी मॉड 5 आया, और ए बी वेक्टर का भी देखिए मॉड 5 ही आया था। तो दोनों का मॉड सेम आ गया, लेकिन दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। ए बी वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप है, जबकि बी ए वेक्टर -3i कैप -4j कैप है। ये वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में होगा, इसमें आई और जे दोनों इसका पॉजिटिव है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। और ये वेक्टर बी ए वेक्टर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इसका दोनों निगेटिव है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। यानी एक वेक्टर, अगर मैं क्वाड्रेंट बनाऊं यहाँ, तो एक वेक्टर मेरा ऐसे रहेगा, मतलब ये इसका टिप जो है वो वेक्टर का एरो है, ऐसे रहेगा, तो दूसरा वेक्टर ऐसे रहेगा उल्टा, ऐसे। एक उधर रहेगा तो एक इधर रहेगा, फर्स्ट में एक रहेगा, एक थर्ड में रहेगा, राइट, क्योंकि इसका दोनों निगेटिव आया है, इसका दोनों कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आया है। तो समझ में आया कि नहीं आपको, पोजीशन वेक्टर एकदम सिंपल है ना, कैसे फाइंड कर रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए। पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया कि नहीं, बताइए मुझे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि पूरा समझ में आया, पूरा समझ में नहीं आया क्या। आ गया ना समझ में, पोजीशन वेक्टर पोजीशन, हम लोगों ने क्या आज सीखा, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है कि नहीं, यही दोनों तो हमने आज सीखा, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये पोजीशन वेक्टर क्या हुआ था, आज क्या सीखा हमने, पोजीशन वेक्टर, ये कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ रहता है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, ये कुछ कोऑर्डिनेट मान लीजिए 2 2 3 दिया है। अब इसी को मैं ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ, अगर इस पॉइंट का नाम ए है, तो ओ ए वेक्टर को ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जब मैं वेक्टर लिखता हूँ, तो उसको लिखता हूँ ओ ए वेक्टर को 2i कैप प्लस 3j कैप, इसी को तो बोला जाता है पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर क्या है, एक बार बता दीजिए मुझे, अ वेक्टर विच गिव्स पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन ऑफ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट, इसी को मैंने बोल दिया पोजीशन वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये तो पोजीशन वेक्टर हो गया कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन, एंड इन विच डायरेक्शन an object has changed its position, an object has changed its position, changed its position in a given time interval, in a given, लिखिए,
in a given time interval. In a given time interval. तो क्या आज की क्लास में हमने सीखा? ये पोजीशन वेक्टर सीखा हमने और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या था? पोजीशन वेक्टर ये a vector which gives position of an object with reference to origin। मतलब ये मैंने ओरिजिन यहाँ पे बना दिया ऐसे, ये ओरिजिन। अब इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में a vector which gives position vector of an object। कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है, ए ऑब्जेक्ट है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन क्या है? तो वेक्टर विच गिव्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रेफरेंस टू ओरिजिन। ओरिजिन को मैं 0 0 अगर मान लूं तो उसके रेस्पेक्ट में इसका क्या कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में, वो किससे पता चलता है? मुझे पोजीशन वेक्टर से पता चलता है। तो अगर कहीं पोजीशन वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, तो उससे क्या समझ लेना है कि ओरिजिन से ए जो पॉइंट है, कोई भी ऑब्जेक्ट ए ओरिजिन से 2 यूनिट एक्स में है और 3 यूनिट वाई में है, ये इंडिकेट करता है। तो ये सिर्फ लोकेट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, ओरिजिन से कितना दूर है वो ऑब्जेक्ट। तो ओरिजिन से एक्स एक्सिस में 2 जाने पे और वाई एक्सिस में 3 जाने पे वो ऑब्जेक्ट का एड्रेस मुझे मिल जाएगा। तो वो ओए को मैं बोलूंगा कि ये ओए पोजीशन वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या सीखे थे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है? तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पहले ए पे था और बाद में ये ऑब्जेक्ट बाद में कहीं पे इधर बी पे चला गया, इस पॉइंट पे चला गया, बी पॉइंट पे, तो इसका अब एड्रेस चेंज हो गया। पहले ये ए पे रहता था, अब अपना वो रूम चेंज कर दिया। पहले यहाँ पे रहता था, बाद में अपना रूम चेंज कर लिया, बी पे चला गया, तो इसका बाद में पोजीशन बी हो गया। तो ये कितना डिस्प्लेस हुआ, कितना यहाँ से चल कर गया, ये उसी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो इट इज दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड इन विच डायरेक्शन एंड ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन। मतलब इसने यहाँ से यहाँ जाने में अपना कितना पोजीशन चेंज किया और कौन से डायरेक्शन में किया, इधर किया कि इधर किया कि अपवर्ड किया, ये डायरेक्शन भी बताता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी समझ गए और पोजीशन वेक्टर भी समझ में आ गया। अब इसका न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने कर लिया है, बहुत सारा न्यूमेरिकल। तो मुझे लग रहा है आप ये क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। ओके, यहीं पे खत्म करते हैं लेक्चर ना। ये सब आप नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से और रिवाइज करके रखना है ये सब। ओके, तो बाय।